उस आदमी ने ब्रश से गुलाबी लिपस्टिक और आकर्षक नीली आईशैडो लगाई, फिर अपने चेहरे पर फाउंडेशन लगाया और सफेद सौंदर्य का निशान लगाया, जिससे धीरे धीरे अजीब आंखों की एक जोड़ी दिखाई देने लगी। ये पता चला कि वह एक महान राजकुमार था और उसके नौकर दर्शकों में जमकर नाच रहे थे, लेकिन उसने अपने पैर मोड़े हुए थे और बाहर एक तूफान था। अचानक काले लबादे में एक सांस अंदर आई, फिर से तूफान से बचे और उसे उपहार के रूप में एक गुलाब दिया। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राजकुमार के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसने गुलाब को हाथ में लेकर घृणा से जमीन पर फेंक दिया। उसकी सास ने उसे दूसरों को नीचा न देखने की सलाह दी और अगले ही पल उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और वह परी की तरह खूबसूरत डायन में बदल गई। राजकुमार ने तुरंत घुटने टेक दिए और माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हर कोई इतना भयभीत हो गया कि वे सभी दिशाओं में भाग गए। जादूगरनी ने जादू छुड़ाने के लिए गुलाब उठाया और राजकुमार का चेहरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी पुतलियां फैलने लगी और एक चीख के बाद वो एक क्रूर जानवर में बदल गया। तब से राजकुमार और उसके नौकरों को दुनिया ने पूरी तरह से भुला दिया और हमेशा के लिए इस जमे हुए महल में फंस गए। राजकुमार को बचाने का एकमात्र तरीका आखिरी पंखुड़ी के सूखने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो एक दूसरे से प्यार करता हो, अन्यथा राजकुमार हमेशा के लिए जानवर के शरीर में कैद हो जाएगा। लेकिन कौन सी लड़की किसी जानवर से प्यार करेगी? जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार धीरे धीरे निराश होने लगा। एक दिन एक सफेद घोड़े पर सवार एक व्यापारी आया और जंगल में खो गया, लेकिन वो फिर से बर्फीले भेड़ियों के एक समूह द्वारा निशाना बनाया गया। घबराहट में वो राजकुमार के महल में घुस गया और भेड़ियों के हमले से बच गया। विशाल कमरा खाली था, लेकिन मेज शानदार रात्रिभोज से भरी हुई थी। परिणाम स्वरूप जैसे ही वो आदमी बैठा, चाय का कप अचानक हिलने लगा और उस पर एक मानवीय चेहरा था। उसने निर्णायक रूप से इस अजीब महल को छोड़ने का फैसला किया। उसने सड़क पर एक सफेद गुलाब देखा और उसे लेना चाहा। यह उसकी बेटी को देने के लिए घर था। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि जंगली जानवर बगल से उत्सुकता से देख रहा था। घोड़े को खतरे का एहसास हुआ और जैसे ही आदमी ने उसे हटाया, वो दहाड़ता रहा। जानवर उसके सामने कूद गया और उसे महल के अंदर पकड़ लिया। घोड़े ने बंधन से मुक्त होने की पूरी कोशिश की और घर की ओर तेजी से भागा। ये देखकर कि घोड़ा अपने आप ही वापस आ गया, आइरीन को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वो घोड़े पर सवार होकर महल की ओर तेजी से गया और कमरे में चला गया, लेकिन उसे अपने पिता का कोई निशान नहीं मिला। मेज पर केवल 2 प्राचीन वस्तुएं रखी थीं, लेकिन उसके पिता की खांसने की आवाज ऊपर से सुनाई दी। लेकिन वह जल्दी से ऊपर की ओर भागा। उसके पिता ने उसे जल्दी से जाने के लिए कहा। तभी एरिन भ्रमित लग रही थी। चारों ओर गर्जना होने लगी और अचानक एक लंबी आकृति प्रकट हुई। एरिन ने तेल का दीपक उठाया और जानवर राजकुमार को देखा। अगर मैं अपने पिता को बचाऊं तो मुझे उनकी जगह लेने के लिए आपकी जरूरत है। एलिन को पता था कि उसके पिता सहमत नहीं होंगे, इसलिए उसने अलविदा कहते हुए उन्हें दरवाजे से बाहर धकेल दिया, जबकि वो रुकी रही। जानवर का सामना करते हुए पिता के पास पहले वहां से निकलने और अपनी बेटी को बचाने के लिए मददगार ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब पिता ने सभी को बताया कि जंगल में जंगली जानवर है, तो किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। केवल गांव के मुखिया का बेटा नरपिशाच उनके साथ जाने को तैयार था। वो जमे हुए महल में था क्योंकि उसे आइरीन की सुंदरता से प्यार हो गया था। कैंडलस्टिक ने सीलबंद दरवाजा खोला, आइरीन को रिहा किया और उसे सीलबंद अतिथि कक्ष में ले गया। वहाँ एक उड़ने वाली धूल इकट्ठा करने वाली मशीन, एक जादुई अलमारी जो गा सकती है, एक कुर्सी जो कुत्ते की तरह दौड़ती है और एक बात करने वाला चायदानी है। साथ में उन्होंने जानवर के अभिशाप को उठाने की उम्मीद में राजकुमारी के लिए एक सुंदर शादी की पोशाक पहनी। बांस का दीपक जानवर को कोमल बनाता है, लेकिन अगले ही पल यह आपकी कल्पना से परे होगा। क्या आप मुझे डिनर के लिए ले जा रहे हैं? मैं आपका पर्सनल हूँ। अब आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं? आप और कहते हैं कि जानवर मौके पर क्रोधित हो गया और मैंने आपसे कहा कि नहीं, मैं अपना मेहमान बनने से पहले रुकूंगा। इस तरह दोनों के बीच एक दूरी पैदा हो गई, लेकिन कैंडलस्टिक का दृढ़ विश्वास था कि आइरीन ही वह है जो अभिशाप को हटा सकती है। मरते हुए गुलाब को देखते हुए उसने जादुई दर्पण उठाया और कैद में कैद लड़की को चुपके से देखा। इस अजीब महल में वो असहाय होकर कोने में बैठी रही, न जाने आगे क्या होगा। दरअसल एक जानवर की शक्ल में वो अंदर से अकेला भी है। जब तक गुलाब हर बार एक पंखुड़ी गिराता है, महल ढह जाता है और फर्नीचर में अभिशप्त मनुष्य बूढ़े हो जाते हैं। वापस इंसानों में बदलने के लिए उन्होंने आइरीन को कमरे में आमंत्रित करने और उसके लिए एक अद्भुत नृत्य तैयार करने के लिए 2 लोगों को एक साथ लाने का फैसला किया। दादी ने आइरीन को बताया कि भले ही वो एक जानवर की शक्ल लेती है, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक राजकुमार है जो उसे बचाने के लिए किसी का इंतजार कर रही है। एरिन, जिसे नींद नहीं आ रही थी, गलती से पश्चिमी टॉवर में घुस गई और शीशे से ढके गुलाबों को देखकर वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन जांच करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जब वो उन्हें छूने ही वाली थी, तो जानवर अचानक सामने आ गया उसकी और उसे जल्दी से जाने के लिए डांटा। क्रोधित आइरीन एक सफेद घोड़े पर बैठकर महल से बाहर चली गई, लेकिन भेड़ियों के एक समूह ने उसे घूर कर देखा। दौड़ते समय भेड़ियों ने सफेद घोड़े के पिछले पैरों को काट लिया। एरिन ने जल्दी से जमीन पर पड़ी शाखाएं उठाई और उन्हें दूर भगाया, लेकिन वह एक छोटी लड़की भेड़ियों से मुकाबला नहीं कर सकी और उसके हाथ में मौजूद लकड़ी की छड़ी भी भूखे भेड़ियों ने छीन ली। जब भेड़िया राजा उस पर हमला करने वाला था, तो जानवर अचानक सामने आया और उसे गिरा दिया। भेड़ियों ने जानवर को घेरना शुरू कर दिया। जानवर ने भूखे भेड़ियों को एक एक करके दूर फेंक दिया। क्रोधित जानवर ने जानवर पर हमला करने का अवसर लिया और फिर उसका सामना किया। भेड़िए दहाड़ने लगे। ये जानकर कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, वे तुरंत अपनी पूंछ दबाकर भाग गए। अभी लड़ाई के बाद जानवर गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। एरिन ने जानवर को छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसे महल में वापस ले जाने और उसके घावों को पोंछने में मदद करने के लिए सफेद घोड़े का नेतृत्व किया। दर्द की तरह अगर आपको अभी भी दर्द होता है, तो यह इतना दर्द नहीं देगा कि आप भाग न जाएं, इतना बड़ा नहीं कि आप भाग न जाएं। खैर, तुम्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। शायद झगड़ों से ही भावनाएं जन्म लेती हैं। जब दिल में एक दूसरे का साथ हो तभी प्यार हो सकता है। दादी चायदानी के मुंह से मैंने सीखा कि हालांकि बीस घमंडी और जिद्दी दिखती है, लेकिन उसका दिल दयालु है। जब वो छोटी थी तो एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप उसमें मातृ प्रेम की कमी थी और वह अपने पिता की निर्दयता के प्रभाव में थी। वो एक ऐसा लड़का बन गया जिसे समझ नहीं आया कि प्यार क्या होता है।
उधर पिता और ग्राम प्रधान के पुत्र को जंगल में महल का पता नहीं चल सका। वो आदमी धीरे धीरे अधीर हो गया और उसे लगा कि बूढ़े ने जो कहा वो झूठ था। मैंने आपकी अक्सर मदद की क्योंकि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। नहीं, इसने मेरे भावी पिता को अब सब कुछ बता दिया है। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरी बेटी। गुस्से में आकर उस आदमी ने उसे बेहोश कर दिया, उसे एक पेड़ के नीचे बांध दिया और उसे खुद की देखभाल करने देने का फैसला किया। दूसरी ओर आइरीन ने उस आदमी को दुलार किया जिसने बचपन से ही अपनी माँ का प्यार खो दिया था और उस जानवर की अधिक सावधानी से देखभाल करती थी, हमेशा उसकी रक्षा करती थी और रोमियो और जूलियट की कहानी सुनाती थी। जानवर ने कहा कि वो शेक्सपियर को भी जानता है और अंततः दोनों का एक समान शौक था और फिर उसे एक अध्ययन कक्ष में ले गया जो एक पुस्तकालय के बराबर था। इससे पता चलता है कि बीस्ट एक जानकार विद्वान भी है, जिससे एरिन उसके प्रति और भी अधिक आकर्षित हो जाती है। अगले दिनों में दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार की चिंगारी जगी। उन्होंने एक साथ रात्रिभोज किया, जमे हुए महल में घूमे, एक साथ सुंदर दृश्यों का आनंद लिया और धीरे धीरे एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा। दोनों ने यह अद्भुत समय खेलते हुए बिताया। फर्नीचर भी बेकार नहीं था और उन्होंने उन्हें एक रोमांटिक नृत्य देने का फैसला किया। उन्होंने जानवर के शरीर को साफ करना शुरू कर दिया, उसके सिर पर अतिरिक्त लंबे बाल काट दिए, उसके नाखूनों पर लगी गंदगी को साफ कर दिया और उसके सुंदर सींगों को पोंछ दिया, जिससे वे तुरंत बदल गए एक सुंदर जानवर में। वार्डरोब सास की मदद से आइरीन ने भी धूप जैसी ड्रेस पहन ली। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और म्यूजिक के साथ खूबसूरत डांस किया। शुरुआत में आपसी प्रतिद्वंद्विता से लेकर अब घनापन और आग तक फर्नीचर के प्रयास अपरिहार्य हैं और वे अभिशाप को उठाने के एक कदम करीब हैं। फिर जानवर ने आइरीन के सामने सब कुछ कबूल कर लिया और चुड़ैल द्वारा छोड़ी गई जादू की किताब निकाल ली। बस उस पर अपना हाथ रखें और अपने दिल का उपयोग करके समझे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। फिर वे आइरीन के गृहनगर पहुंचे। जमीन पर गुलाबों को देखकर आइरीन को अतीत याद आया। ये पता चला कि उसकी माँ को एक दुर्लभ संक्रामक बीमारी थी। अपनी बेटी को संक्रमित होने से बचाने के लिए उसके पिता को युवा आइरीन को ले जाना पड़ा वहाँ ग्रामीण इलाकों के लिए। तभी जानवर को एहसास हुआ कि उसका पिता चोर नहीं था, लेकिन उसके पिता जो पेड़ के नीचे बंधे थे उन्हें एक महिला ने बचाया और सभी को बताया कि उसे एक आदमी ने पेड़ से बांध दिया था और भेड़ियों को खिलाया था। लेकिन आदमी ने उसे डांटा। उसने कहा कि जंगल में कोई भयानक जानवर नहीं थे और सब कुछ सिर्फ एक झूठा तथ्य था जो उसने हवा में गढ़ा था। जादुई दर्पण के माध्यम से आइरीन को पता चलता है कि उसके पिता को फंसाया गया है। मैं बहुत चिंतित था। ये देखकर जानवर ने अपने पिता को बचाने के लिए उसे जादुई दर्पण लगाने के लिए कहा, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता आइरीन के एकमात्र रिश्तेदार थे और यह स्पष्ट था कि उसे उससे प्यार हो गया था। वह जानता था कि प्यार को कैद नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए उसने आइरीन को जाने देने का फैसला किया। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह उसे खोजने के लिए वापस आएगा। उसके पिता को हर कोई पागल मानता था और सजा के लिए जेल ले जाने के लिए तैयार था। महत्वपूर्ण क्षण में आइरीन अपने पिता की बेगुनाही को साबित करने के लिए एक सफेद घोड़े पर पहुंची। उसने जादुई दर्पण से एक जानवर की शक्ल दिखाई। नौकरों ने आइरीन पर फॉविस्ट होने का झूठा आरोप लगाया और उसे जबरन गाड़ी में बिठाया और सभी को उकसाया कि जानवर इंसानों से बदला लेगा और साथ मिलकर काम करने को कहा। जाओ और जानवर को मार डालो। इस समय जानवर मुरझाए हुए गुलाबों को देख रहा है। उसके दिमाग में लगातार आइरीन की आकृति उभर रही है, लेकिन खिड़की के बाहर घोड़े के खुरों की आवाजें आ रही हैं। मैंने सोचा था कि आइरीन वापस आ गई है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनगिनत घुसपैठिए अलार्म घड़ियों ने जानवर को इसके बारे में बताया था। लेकिन उसने पहले ही अपने दिल में अपना प्रतिरोध छोड़ दिया था और जल्द ही वे महल में पहुंचे और दादी चायदानी ने एक दिया आदेश देना। कमरे का फर्नीचर तुरंत जीवंत हो उठा और हमलावर मनुष्यों का विरोध करने लगा। दरवाजे पर लगे स्ट्रीट लैंप ने मौके का फायदा उठाकर सभी को बाहर कर दिया। कमरे में कपड़े टांगने वाले ने मौके का फायदा उठाते हुए जियाओपांग पर कॉम्बो घूसा मारा। यूरोपीय शैली के सोफे ने उसे बिस्तर के नीचे अलमारी के खिलाफ दबा दिया। ससुराल वालों ने अनगिनत रिबन जारी किए और उन्हें मजेदार वेशभूषा चायदानी में रख दिया। उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए उन पर उबला हुआ पानी डाला और पियानो ने उन्हें रोकने के लिए चाबियां बजाईं। अंत में मोमबत्ती ने जमीन पर बारूद को प्रज्वलित कर दिया और सभी आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। एरिन, जिसे बंद कर दिया गया था, ने अपनी माँ का गुलाब का खिलौना निकाला और अपने पिता से कहा कि जानवर का दिल दयालु और बहादुर था। सच्चाई जानने वाले पिता ने बेड़ियां खोल दी और आइरीन एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तेजी से महल में पहुंची। दूसरी ओर उस आदमी ने मशाल पकड़ी और दुखी जानवर को पाया और उसे बताया कि आइरीन ने उसे आने के लिए कहा था। जानवर को पूरी निराशा महसूस हुई और आदमी ने फिर जानवर पर गोली चलाने का अवसर लिया और सीधे महल से गिर गया। सौभाग्य से वो दूसरे घर पर कूद गया। वो आदमी गोली चलाना चाहता था, लेकिन एली ने समय रहते उसे रोक दिया। खींचते समय वो आदमी गलती से नीचे गिर गया। आइरीन को वापस आता देख जानवर का दिल फिर से आशा से भर गया और वह तेजी से आइरीन की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन आत्ममुग्ध व्यक्ति ने फिर से जानवर पर हमला किया और उसे मारना चाहा, लेकिन उसका उस जानवर से कोई मुकाबला नहीं था। उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। हालांकि जानवर दिल से बहुत दयालु था और उसने आखिरकार ऐसा करने का फैसला किया। उसे एक जानवर में बदलने दो। एक भयंकर आदमी आइरीन के सामने आया, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ उस पर नार्सिसिस्ट ने हमला कर दिया। पुल एक हिंसक आवाज के साथ टूट गया और नार्सिसिस्ट फसल काटने के बाद मरने वाला था। परिणाम, मरते हुए जानवर को देखकर आइरीन बहुत दुखी हुई। तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें फिर कभी आजाद नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा तुम्हें छोड़ने का समय आ गया है। उदास आइरीन ने उदासी के आंसू बहाए और आखिरी पंखुड़ी सूख गई। महल में सभी जीवित चीजें फर्नीचर में बदल दी गईं। अपने सामने मृत जानवर को देखते हुए एरिन ने आखिरकार कहा, और उसका माथा चूम लिया। इस समय चुड़ैल प्रकट हुई और जादू को उठाने के लिए आए। अनगिनत पंखुड़ियां सुनहरी रोशनी में बदल गईं और जैसे ही सुनहरी रोशनी गायब हो गई, बदसूरत जानवर पूरे खून के साथ पुनर्जीवित हो गया और एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। एरिन ने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और आप उसकी आंखों से बता सकते थे कि वह वही जानवर था जो उससे प्यार करता था। जून फिक्स्यू में महल ने धीरे धीरे अपनी पूर्ण जीवन शक्ति वापस पा ली और फर्नीचर अपने मूल मानव रूप में लौट आया। ये कहानी हमें बताती है, बदसूरत लोग जरूरी नहीं कि दिल के बुरे हों। लोगों को उनकी शक्ल से कभी मत आंकिए। अक्सर जो चीजें असामान्य लगती हैं, वे आपको अपने आसपास के लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती हैं। केवल जब आप अपनी ईमानदारी देते हैं तो आप दूसरों द्वारा पहचाने जा सकते हैं।
इतिहास की इस लंबी नदी में जब आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको उसे संजोना चाहिए, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। आपको उसके दिल को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सभी प्रेमी अंततः शादी कर लें। मैं एक भैंस हूँ। अगर आपको ये पसंद है तो कृपया अगले अंक में देखें।